एल्बर्ट कैम्यू अपने मशहूर ऐसे द मिथ ऑफ सिसिफस का एंड इस लाइन से करते हैं, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। लेकिन सिसिफस तो वही किंग था जिसको ग्रीक गॉड्स ने सारी जिंदगी के लिए ये सजा दी कि वो एक बड़े से पत्थर को रोल करता हुआ चट्टान की ऊंचाई तक ले जाए और फिर उस पत्थर को दोबारा से नीचे फेंक दिया जाए ताकि दोबारा सिसिफस उसको रोल करके ऊपर ले जाए और इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू रहे इटर्निटी तक। तो हम ऐसे शख्स को हैप्पी कैसे कंसिडर कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आज हम मिथ ऑफ सिसिफस के साथ सैमुअल बैकेट के एक मशहूर प्ले वेटिंग फॉर गोडो को भी डिस्कस करेंगे और इन दोनों राइटिंग्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन करेंगे। एल्बर्ट कैम्यू एक फ्रेंच अल्जीरियन फिलोसोफर था जो एक ऐसे दौर में लिख रहा था जब दुनिया में क्योर्स, वॉर, ऑपरेशन, इस तरह के हालात थे। हर तरफ बस मायूसी और नाउमीदी छाई हुई थी। कैम्यू एक्सप्लोर कर रहा था जिसको आज हम एब्सर्ड कहते हैं, यानी कि इंसान फितरी तौर पर जिंदगी का मतलब ढूंढता है कि उसको क्रिएट क्यों किया गया, लेकिन यूनिवर्स उसे ऐसा कोई मतलब नहीं देता और वो अपनी सारी जिंदगी लाइफ का मीनिंग ढूंढने में लगा देता है। लेकिन इस सब के दौरान एल्बर्ट कैम्यू ने ये क्यों कहा कि हमें सिसिफस को हैप्पी कंसिडर करना चाहिए? इसको समझने से पहले हमें इस माइथोलॉजी को समझना होगा। सिसिफस जो ग्रीस में एक छोटे से शहर कोरिंथ का बादशाह था, जो न सिर्फ अपनी पावर की वजह से जाना जाता था बल्कि अपने गरूर और चालाकियों की वजह से भी मशहूर था, जिसका एक डिजायर था कि सारी दुनिया उसके कदमों में आ जाए। वो इतना कनिंग था कि उसने डेथ को 2 दफा डिसीव किया। फर्स्ट टाइम जब उसको गॉड ऑफ डेथ जिनका नाम थैनाटोस था उसको लेने आते हैं तो सिसिफस बहुत ही चालाकी से उसी ग्रीक गॉड को चेन से बांध देता है और वहां से बच निकलता है। दूसरी बार जब ये यकीन कर लिया जाता है कि अब सिसिफस मर चुका है तो वो अंडरवर्ल्ड की गॉडेस को ये बताता है कि उसकी वाइफ ने उसके रिचुअल्स को सही तरह से परफॉर्म नहीं किया, जिसके लिए उसको वापस जाना पड़ेगा और अपनी वाइफ को पनिश करना होगा और इस तरह वो दूसरी बार डेथ को डिसीव करता है। ये सब देख के ज़्यूस जो तमाम ग्रीक गॉड्स का बादशाह था सिसिफस को पनिश करता है और इसको सजा देता है कि वो एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ के ऊपर धकेलता रहेगा और जैसे ही पत्थर चोटी तक पहुंचेगा वो दोबारा नीचे गिरेगा और सिसिफस को दोबारा से शुरू करना होगा। इसी तरह ये लूप सारी जिंदगी कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ बहुत से लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये माइथोलॉजी निहिलिज्म, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड और मीनिंगलेसनेस के बारे में है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा क्लोजली देखें तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव समझ आएगा कि ग्रीक गॉड्स ने सिसिफस को पनिश तो किया है इटर्निटी तक, लेकिन उसके हाथ पैर, उसकी सोचने की सलाहियत बिल्कुल ठीक है। सिसिफस फुली कॉन्शियस है उस टास्क के बारे में जो वो कर रहा है। वो जानता है कि ये पत्थर दोबारा गिरेगा, उसकी की हुई कोशिश रैगा जाएगी, लेकिन वो फिर भी अपना टास्क पूरी एफर्ट्स के साथ करता है। इसको कहते हैं ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। ये टर्म विक्टर फ्रैंकल, एक ऑस्ट्रेलियन साइकियाट्रिस्ट और हॉलोकास्ट के सर्वाइवर ने दी थी। विक्टर अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे कुछ लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, उनके सराउंडिंग्स में होपलेसनेस है, इनमें से कुछ के फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं और कुछ किसी खतरनाक बीमारी का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिंदा रहना नहीं छोड़ते, यानी कि वो होपफुल है और पूरी डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको ना तो किसी रिवॉर्ड की उम्मीद है और ना ही इस बात की कि उनके हालात बदलेंगे, लेकिन फिर भी वो तवक्कल करते हैं और अपने काम करते हैं। इसी को कहते हैं ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, यानी बगैर किसी गारंटी और इल्यूजन के अपनी लाइफ का मीनिंग तलाश करना जब आपकी जिंदगी में सफरिंग्स और डेस्पेयर के अलावा कुछ ना हो। सिसिफस भी हमें यही सिखाता है। उसका उस पत्थर को चट्टान पे रोल करके ले जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस पत्थर के दोबारा गिरने पर उतनी ही एफर्ट्स लगाना, उतनी ही डिग्निटी और उम्मीद के साथ उस पत्थर को दोबारा रोल करना, ये कमाल की बात है। यहीं पर हम एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसका नाम है एग्जिस्टेंशियल होप, जो कि एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसी उम्मीद है जो एग्जिस्ट करती है विदाउट एक्सपेक्टेशंस, एक ऐसी उम्मीद जिसके साथ ना तो कोई अंजाम जुड़ा है और ना ही कोई इनाम, और यही एग्जिस्टेंशियल होप एक इंसान की जिंदगी में हलचल पैदा करता है, उसको इंगेज रखता है अपनी एक्टिविटीज में। ये तवक्कुल की आखिरी हद है जहाँ इतनी सारी सफरिंग्स के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप पुरुमीद हैं कि एक ना एक दिन हालात बदलेंगे और मदद जरूर आएगी। इसी उम्मीद पे सिसिफस वो पत्थर दोबारा रोल करता है अपनी पूरी डेडिकेशन और एफर्ट्स के साथ। अब हम बात करेंगे 20th सेंचुरी के सबसे फेमस प्ले के बारे में जिसका नाम है वेटिंग फॉर गोडो। ये प्ले 1948 से 49 के दरमियान लिखा गया और इसको पहली दफा परफॉर्म किया गया
1953 में, यानी कि पोस्ट वॉर एरा में, जब हर तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन थी। लोग ना उम्मीद हो चुके थे और उनका हर चीज से एतबार उठ चुका था, जैसे कि रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, और ह्यूमैनिटी के पास सिर्फ एक सवाल था कि इस सब के बाद आगे कंटिन्यू क्यों किया जाए। वो मकसद, वो पर्पस क्या है। ये प्ले इन दो कैरेक्टर्स के गिर्द रिवॉल्व करता है, जिनमें से एक का नाम व्लादिमीर और दूसरे का एस्ट्रागॉन है। इस पूरे प्ले में हमें ये दोनों कैरेक्टर्स एक बंजर दरख्त के पास खड़े नजर आते हैं और वो किसी गोडो नाम के बंदे का वेट कर रहे हैं। वो खुद नहीं जानते कि गोडो कौन है और वो कब आएगा, लेकिन इस बात पे यकीन रखते हैं कि जब गोडो आएगा तो उनकी जिंदगी को मीनिंग मिलेगा, उनको अपनी क्रिएशन का पर्पस मिलेगा। लेकिन वो गोडो कभी नहीं आता। वो आपस में इस बारे में बात भी करते हैं, जोक्स भी क्रैक करते हैं, आर्ग्यू भी करते हैं, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन बहुत ही फ्रेगमेंटेड होती है, यानी टूटे फूटे सेंटेंसेस जो कोई मीनिंग नहीं रखते। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो हर रोज उसी सेम जगह पे इकट्ठे होते हैं और गोडो के आने का इंतजार करते हैं। इसी इंतजार के दौरान पूजो, जो एक लैंड ओनर है, वो अपने सर्वेंट लकी के साथ आता है। लकी के गले में रस्सी होती है और उसकी पीठ पर सामान लोड किया होता है। पूजो की अननेसेसरी एरोगेंस और उसका लकी को एक एनिमल की तरह ट्रीट करना इस प्ले को मजीद एब्सर्ड बनाता है। प्ले के दौरान एक मैसेंजर बार बार आता है और इन दोनों को बताता है कि गोडो आज नहीं आएगा बल्कि कल आएगा। ये इंतजार इसी उम्मीद पे होता है कि एक दिन गोडो आएगा और उनकी जिंदगी को मीनिंग मिलेगा। ये इंतजार उस ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म को शो करता है जहाँ आप बगैर किसी रिवॉर्ड के पुरुमीद हैं। ये इंतजार उस एग्जिस्टेंशियल होप को शो करता है जहाँ आप सफरिंग्स के बावजूद भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते और होपफुल रहते हैं कि एक ना एक दिन हमारा मसीहा यानी वो गोडो जरूर आएगा। वेटिंग फॉर गोडो और सिसिफस की आज तक जितनी भी इंटरप्रिटेशंस हुई, उनको हमेशा मायूसी और होपलेसनेस के लेंस से देखा गया, लेकिन ये रीइंटरप्रिटेशन हमें बताती है कि हैप्पीनेस किसी रिवॉर्ड या गिफ्ट में नहीं छुपी, बल्कि उस लम्हे में है जब हम ये फैसला करते हैं कि हम फिर भी आगे बढ़ेंगे, फिर भी उम्मीद रखेंगे और जिंदगी का मतलब खुद तख्लीक करेंगे, चाहे यूनिवर्स हमें कुछ भी ना दे। हम सब भी सिसिफस, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन की तरह हैं। रोज उठकर अपने पत्थर को धकेलते हैं, गोडो का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, इस उम्मीद पे कि एक दिन वो पत्थर कभी दोबारा नहीं गिरेगा और वो गोडो जिसका बरसों से इंतजार है वो आ जाएगा।